नमस्कार आप सभी का, मैं हूं वसीम मिश्रा और आप सभी का आज का एजेंडा के इस विशेष अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त करेंगे जारी। कई योजनाओं का भी होगा शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार अन्नदाताओं का जीवन आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध। दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई आज करेगी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ। मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय में 11 बजे होंगे हाजिर। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव आज। दिल्ली सहित देश भर में पार्टी के मतदान केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है सीधा मुकाबला। और बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज। बैठक में हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम होंगे तय। हिमाचल में 12 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 8 दिसंबर को होगी मतों की गिनती। लेकिन शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन देश भर के 13,500 से अधिक किसानों और लगभग 1,500 कृषि स्टार्टअप्स को एक मंच पर लाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों से 1 करोड़ से अधिक किसानों के वर्चुअली शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत डीबीटी के जरिए 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस योजना के तहत देश में उर्वरकों की खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से पीएमकेएसके में परिवर्तित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कृषि स्टार्टअप सम्मेलन और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। तो आज का दिन किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओपी यादव इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। ओपी, आपका स्वागत है आज का एजेंडा में। और मेरा सबसे पहला तो यही सवाल रहेगा कि आज का दिन, जैसा कि हमने कहा, किसानों के लिए इतनी सारी सौगातें आज प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से मिलने जा रही है, किन मायनों में खास देखते हैं? चाहे वो स्टार्टअप की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, उर्वरक की बात हो, कैसे आप देखते हैं इनसे? दिवाली का त्योहार नजदीक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों को दिवाली के पर्व पर सौगात देने वाले हैं। इसी वजह से आज ये प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के मेला ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। इस ग्राउंड में प्रधानमंत्री सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में डालेंगे। ये राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी और ये 12वीं किस्त है, क्योंकि इससे पहले 11 किस्तों और तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए की राशि किसानों को सीधे दी जा चुकी है। तो निश्चित तौर पर दिवाली का जो पर्व है उस पर किसानों को ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात डीबीटी के जरिए दी जाएगी। प्रधानमंत्री इस सम्मेलन के दौरान स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव में तकरीबन 1,500 कंपनियां विभिन्न तरह के स्टार्टअप यहाँ प्रदर्शित करेगी। तो ये भी एक कृषि के क्षेत्र में नवाचार के संदर्भ में बहुत बड़ी पहल मानी जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान तकरीबन 16,000 किसानों, एग्रीकल्चर से जुड़े स्टेक होल्डर, वैज्ञानिकों, नीति निर्धारकों, बैंकर्स और अन्य स्टेक होल्डर से सीधा न केवल संवाद करेंगे, बल्कि देश के विकास के लिए उनकी क्या नीति है, रीति है, क्या सरकार का एजेंडा है, इसके बारे में भी चर्चा और संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में तकरीबन 1 करोड़ किसान वर्चुअली जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर पूरे देश भर में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 75 संस्थानों, 75 कृषि विश्वविद्यालयों और 700 कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए किसानों को सीधे जोड़ा गया है, ताकि प्रधानमंत्री के उद्बोधन को अच्छे से सुने, समझें और आत्मसात करें। तो निश्चित तौर पर यह जो कार्यक्रम न केवल दिवाली के पर्व पर किसानों को एक बड़ी सौगात होगा, बल्कि प्रधानमंत्री की तरफ से वन नेशन वन उर्वरक की कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने का भी एक जरिया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, जिसमें अब इसकी आज विधिवत उद्घाटन होगा कि देश में उर्वरकों की एक आवाजाही हो, एक बाजार, एक देश, एक संविधान, एक कराधान। इसी प्रणाली को देखते हुए
एक राष्ट्र एक उर्वरक की थीम को आगे बढ़ाया जाएगा और इसी के जरिए जो क्रेपको है, इफ्को है और अन्य जो प्राइवेट निजी कंपनियां जो उर्वरक बनाती है उन सब का नाम बदलकर भारत के संदर्भ में कंसर्न किया जाएगा, जिससे एक राष्ट्रीयता की भावना तो जगेगी। जो इनकी माल ढुलाई है और उन पर सब्सिडी और अन्य तरह के प्रावधान भी सहज हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक तकरीबन देश में 2 लाख से अधिक खुदरा जो उर्वरक केंद्र बने हुए उनको किसान समृद्धि केंद्रों में तब्दील किया जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री तकरीबन 600 किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन भी करेंगे। तो इससे एक और जहां किसानों को जो उर्वरकों की कालाबाजारी होती थी, मारामारी होती थी और फर्टिलाइजर की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाती, उसको समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी और किसानों को अपने गाँव में अपने खेत के पास ही इस तरह की सुविधा देने का प्रधानमंत्री एक नया अनूठा प्रयोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए दिवाली के पर्व पर प्रधानमंत्री की तरफ से न केवल एक सौगात है बल्कि एक बड़ा अवसर होगा, जिसमें प्रधानमंत्री की तरफ से किसानों के लिए नई नई योजनाएं, स्टार्टअप और कृषि से जुड़े नवाचार और अन्य तरह की सुविधाएं इस सम्मेलन के जरिए देने का एक प्रयास होगा। ओम प्रकाश, आपने बहुत विस्तार से समझाया हमें थोड़ा सा और समझाइए ये कि प्रधानमंत्री जब आज एक देश एक उर्वरक की बात करेंगे और उसको लागू करेंगे, क्या हम ये समझें, हमारे दर्शक, हमारे किसान भाई ये समझें कि चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, जम्मू कश्मीर हो, कहीं के भी किसान हो, अगर ये योजना एक देश एक उर्वरक लागू हो जाती है तो चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, जो दाम एक बार तय हो जाएंगी वो आप कहीं भी किसी भी राज्य के किसान हो उसी दाम पे, उसी सब्सिडी के रेट पे आपको, आप चाहे किसी भी राज्य के किसान हो, आपको वो मिला करेगी उर्वरक। जी असीम, आपने देखा होगा पिछले 8 साल से पहले का अगर अपन इतिहास देखते हैं तो किसानों को जब भी खेत की बुआई और निराई गुड़ाई का समय आता है उस वक्त उर्वरकों की कालाबाजारी होने लगती है और किसानों को कई बार लाठियां भी भांजती है पुलिस। ये सब समस्याएं देखते हुए प्रधानमंत्री ने एक नई सोच को आगे बढ़ाया कि किस तरह उर्वरकों की कालाबाजारी रुके और किसानों को उनके घर पर, उनके खेत तक, उनके गाँव में उर्वरकों की समुचित आपूर्ति हो और एक राज्य से दूसरे राज्य में जो कालाबाजारी का जो गोरख धंधा पहले पिछली सरकारों में होता था उसको रोका कैसे जाए। इसी को लेके 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर का जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अभी तकरीबन 2.7 लाख खुदरा दुकानें जो उर्वरकों की देश में बनी हुई है उन्हीं को चरणबद्ध तरीके से ब्लॉक और जिला स्तर पे ले जाकर एक किसान समृद्धि केंद्र के रूप में तब्दील किया जाएगा, जहां न केवल किसानों को उर्वरकों की बल्कि खाद, बीज और कृषि से जुड़ी अन्य तरह की जानकारी भी दी जाएगी। तो ये एक तरह से ऐसी सुविधा होगी जिसमें किसान अपने खेत के बगल में ही, अपने गांव के पास में ही इस तरह की सुविधा लेगा, जितना जरूरत उसको खाद और बीज उर्वरक की है उसकी आपूर्ति करेगा। इसके अलावा जैविक उर्वरकों का उपयोग कैसे किया जाए, ऑर्गेनिक खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए, जैविक खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए, रसायन रहित उर्वरकों को कैसे उपयोग में ले जाए, नैनो फर्टिलाइजर्स का कैसे उपयोग किया जाए, इस तरह की तमाम आधुनिक सुविधाएं किसानों को इन किसान समृद्धि केंद्रों पर मिलेगी। इससे पहले क्या होता था कि जो एक राज्य में किसानों को उर्वरक की आपूर्ति नहीं हो रही तो दूसरे राज्य से कालाबाजारी हो जाती थी और किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और जो बिचौलिए होते थे उर्वरकों की, बड़ी बड़ी कंपनियां और जिनके जो माल को इधर उधर ले जाने वाले जो स्टेक होल्डर होते थे वो किसानों के साथ छल कपट कर लेते थे। लेकिन सरकार ने इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर का जो कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाया है उससे एक राष्ट्र और एक संविधान, 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर का जो संकल्पना आगे बढ़ेगी। उससे कहीं ना कहीं उर्वरकों की जो कालाबाजारी है, इसके अलावा जो इनकी मानक है, इनका जो मूल्य निर्धारण है पूरे देश में एक समान हो जाएगा। तो उससे किसानों को बहुत सुविधा होगी और जो इनकी कालाबाजारी है वो रुकेगी। साथ ही साथ इनमें जो अपमिश्रण होता था उर्वरकों में, जो इनके मानक है, इनमें कई कंपनियां ऐसे उत्पाद भी बना लेती थी जिनमें क्या मानक कम होते थे और किसानों से दाम ज्यादा ले लिए जाते थे। लेकिन अब इस तरह की जो परंपरा चली जाएगी, भारत के नाम से भारत उर्वरक आएगा तो उसमें भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत फॉस्फेट, भारत पोटास, या इस तरह की कंपनियां बनाएगी। अभी तक क्रेपको, इफ्को और जो राज्य स्तरीय कंपनियां हैं और बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, श्रीराम फर्टिलाइजर जैसी, वो अपने अपने तरीके से उर्वरकों का निर्माण करती थी। लेकिन अब जब ये कॉन्सेप्ट आ जाए उसके बाद भारत सरकार के जो गाइडेंस है, जो मानक है, वो लागू हो जाएंगे और कोई भी कंपनी किसी भी रेट में अपनी मर्जी से कोई उर्वरक किसान को बेच नहीं पाएगी। वो जो किसान समृद्धि केंद्र है उन्हीं के जरिए किसानों को ये मिलेगा, जिससे निश्चित तौर पर किसानों को न केवल सहूलियत होगी बल्कि वाजिब दाम पर उर्वरक की आपूर्ति होगी, कालाबाजारी रुकेगी और एक तरह से एक समुचित व्यवस्था के तहत कार्य होने से किसानों की जो फसल हैं वो समय पर उर्वरक लेगी और उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। ओपी, एक आखिरी सवाल वो ये कि हम जानते हैं कि पारंपरिक जो कृषि है उसमें तकनीक का उतना इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। अब जब कृषि स्टार्टअप्स आ गए हैं, बहुत से लोग अभी सरकार कह रही थी कि उसको 10,000 तक हमें ले जाना है, कृषि स्टार्टअप्स को लोग इसमें आए, इस दिशा में आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आज का दिन? जी, आज की जो कृषि है, प्रधानमंत्री का संकल्पना यही रहती है, जय जवान जय किसान जय अनुसंधान।
तो किसान के साथ अनुसंधान भी जोड़ दिया गया है और यही अनुसंधान है। आज एग्रीकल्चर में ड्रोन का उपयोग हो रहा है, कृषि तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है, नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग हो रहा है, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई, टपक सिंचाई, इस तरह की जो पद्धतियां हैं वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखते हैं, लेकिन भारत में अब ये सब होने लगी है और यही वजह कि दूसरे देश यहाँ आकर ये सीखने लगे हैं। तो वर्तमान में जो कृषि की नवीन प्रौद्योगिकी है, आधुनिक कृषि जो तकनीक है, सीमित होती खेती योग्य जमीन और पानी की कमी और जो भौगोलिक परिस्थितियां बदल रही है, उन्हीं के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है। उससे एक और जहां कृषि से जुड़े हुए युवा है, उद्यमी है, उनको आगे आने का अवसर मिल रहा है, वहीं इसमें रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ कृषि तकनीक से लागत कम, उत्पादन ज्यादा और मैन पावर की कमी हो जाएगी और उसका तकनीकी रूप से उपयोग करने से काम ज्यादा होगा। तो निश्चित तौर पर बदलती परिस्थितियों आने वाले 2047 का जो भारत का नए सपनों का प्रधानमंत्री का जो भारत है, उस नए भारत की संकल्पना में ये स्टार्टअप का महत्वपूर्ण योगदान है। यही वजह की कृषि से जुड़ी तकरीबन 1500 कंपनियां यहाँ स्टार्टअप से अपना अलग अलग तरह से प्रदर्शन करेंगी और किसान इसको जीवित यानी लाइव तरीके से देखेंगे तो खेत में इसको अपनाएंगे और कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए इसको किसानों तक तकनीक को पहुंचाया जाएगा। आज आप देखिए जो ड्रोन का उपयोग है पहले दूसरे देशों में होता था, लेकिन आज ड्रोन के जरिए उर्वरकों का छिड़काव, कीट पतंगों के ऊपर छिड़काव, भूमि की भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी, कौन से खेत में उर्वरक कितना डालना, ये सब चीजें उर्वरकों की और अन्य तरह की जानकारी ड्रोन के जरिए हो रही। तो भारत न केवल कृषि क्षेत्र में समृद्ध हो रहा है बल्कि आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाकर किसानों को खुशहाल और संपन्न भी बनाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज का दिन किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबर की तरफ। दिल्ली की आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर केजरीवाल सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने पूछताछ के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज हेडक्वार्टर में बुलाया है। केजरीवाल सरकार पर दिल्ली की नई आबकारी नीति के तहत 144 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान का आरोप है। फिलहाल मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वे पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे। इससे पहले सिसोदिया के आवास और कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं को देखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। 17 नवंबर 2021 को लागू हुई ये नीति दिल्ली सरकार ने जुलाई 2022 में वापस ले ली थी। हमारे सहयोगी नीरज सिंह लगातार इस पूरे खबर को कवर कर रहे हैं। नीरज, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? 11 बजे सीबीआई ने बुलाया पूछताछ के लिए, कितने बजे घर से निकलेंगे? ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे सीबीआई हेडक्वार्टर और 11 बजे का टाइम है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि मनीष सिसोदिया टाइम से पहुंचेंगे सीबीआई हेडक्वार्टर और पहली बार है कि सीबीआई ने उनको सम्मन किया है पूछताछ के लिए और सीबीआई उनसे कई सारे जो सवाल हैं उनके जवाब मांगेगी। जिस तरीके से तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, समीर महेंद्रू की और इसके अलावा विजय नायर की और अभिषेक की, उनसे जो इनपुट मिला है। इसके अलावा जो जांच एजेंसियों ने लगातार छापेमारी की कार्रवाई की है, 10 के करीब आरोपी हैं, उनसे लंबी पूछताछ सीबीआई ने की है, जो 16 नाम थे सीबीआई की एफआईआर में। तो उनसे जो इनपुट मिला है उसी के आधार पर आज सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और सीबीआई की एक टीम पूरा उनको जो सवाल है उनको देगी और उन सवालों के जवाब है वो मनीष सिसोदिया से मांगे जाएंगे। इसके अलावा पूरे जो सवाल जवाब का जो क्रम है वो एक कह सकते हैं कि उसकी एक लिस्ट है, वो सीबीआई ने तैयार कर ली है। क्योंकि जो जानकारी सीबीआई के पास थी, जो आरोपियों से जो पूछताछ हुआ है, वो सीबीआई के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है और कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य सीबीआई के पास हैं जो बताते हैं कि इसमें करप्शन का खेल हुआ है। अब इंतजार यही है कि 11 बजे मनीष सिसोदिया पहुंचेंगे और सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। नीरज, महेंद्रू की गिरफ्तारी होने के बाद से अब इनको समन भेजा गया है हाजिर होने के लिए। क्या कुछ बातें निकल कर, चूंकि महेंद्रू ने कुछ क्लूज दिए होंगे, कुछ बातें कही होंगी, उसके बाद से सीबीआई ने यह समझा कि अब मनीष सिसोदिया को बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया है, इंडो स्पिरिट के मालिक हैं और इसके अलावा कई सारे जो शराब कारोबारी हैं उनसे भी सीबीआई ने पूछताछ की थी, उनसे इनपुट मिले थे। समीर महेंद्रू से भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी। इसके अलावा विजय नायर से भी एक लंबी पूछताछ हुई है, उससे भी बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सीबीआई को मिली है। उन्हीं सभी जानकारियों के आधार पर सीबीआई मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब करेगी। क्योंकि अगर आप देखें कि जिस तरह की ये पॉलिसी है, 144 करोड़ का जो राजस्व का नुकसान है वो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि किस तरह से उसकी लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। इसके अलावा जिस तरीके की ये पॉलिसी लाई गई थी, दिल्ली में एक तरह से शराब की नदियां बहाने का एक ये पॉलिसी थी। क्योंकि आप अगर देखें, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है। इसके अलावा जो छोटे शराब के कारोबारी थे उनको साफ करने की ये पॉलिसी थी, क्योंकि
यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो भी दुकान खोलेगा लाइसेंसधारी, उसको 150 वर्ग फीट के अलावा, मतलब पहले जो पॉलिसी थी उसमें 150 वर्ग फीट दुकान का प्रावधान था, लेकिन अब 500 वर्ग फीट कर दिया। यानी कि छोटे कारोबारी इतनी बड़ी जो लैंड है वो नहीं ले सकते हैं। निश्चित तौर पर ये बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की डील थी। दूसरी अगर देखें कि जो शराब की जो कंजम्पशन है उसकी जो लिमिट है 25 से घटाकर 21 कर दी, यानी कि युवाओं तक शराब पहुंचाना था, एक के साथ एक फ्री दे रहे। इसके अलावा 32 जोन में दिल्ली को बांटा गया और हर जगह पर ये कह सकते हैं कि एक वार्ड में 2 से 3 से 4 दुकानें खोलने का प्रावधान था। 650 के करीब दुकानें खुल भी गई थी, 850 के करीब दुकानें खुलनी थी। पहले 40% मात्र प्राइवेट प्लेयर थे शराब के खेल में, और जो 60% के करीब जो शराब के ठेके थे वो सरकारी के थे। लेकिन अब पूरे के पूरे प्राइवेट जो ठेके हैं वो दे दिए गए और शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। कई सारे स्ट्रिंग ऑपरेशन भी थे जिसमें इस बात का जिक्र था कि शराब का अगर लाइसेंस लेना है, शराब के अगर ठेके लेने हैं, तो आप एक मुश्त रकम एक नेता है उस तक पहुंचा दीजिए, आप उसके बाद आपको शराब के ठेके भी मिल जाएंगे और दुकान खोलने की परमिशन मिल जाएगी। तो ये तमाम जो तथ्य हैं वो सीबीआई के पास हैं और इसी के आधार पर सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। चलिए, तो आज पूछताछ करेगी सीबीआई मनीष सिसोदिया से। क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है, इस पर सबकी निगाहें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस की खबर लें तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज मतदान होगा। पार्टी के चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने बताया है कि सभी राज्यों के प्रतिनिधि अपने अपने मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच वोट डाल सकेंगे। मंगलवार को बैलेट बॉक्स दिल्ली पहुंचेंगे और बुधवार को मतों की गिनती होगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में ही मतदान करेंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा पर निकले पार्टी के सांसद राहुल गांधी के लिए यात्रा के स्थान पर ही विशेष बूथ बनाया जाएगा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। तो कुमार, 10 बजे से इस पूरे जो वोटिंग है उसकी गिनती वोटिंग होगी और बुधवार को वोटों की गिनती की जाएगी। क्या कुछ इस मामले में आप देख रहे हैं? सीधा मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच, किसका पलड़ा भारी आपको लग रहा है? देखिए, मुकाबला है ही नहीं इसमें। जैसा कि आप जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरा समर्थन है, 10 जनपद का गांधी परिवार का पूरा समर्थन है, और शशि थरूर एक तरह से एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये निश्चित है कि खड़गे की जीत निश्चित है। और इसको लेकर शशि थरूर का जो हालिया बयान आया है, कल जो उन्होंने बयान दिया है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे बनते हैं अध्यक्ष तो उनके अध्यक्ष के अंदर मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी, तो ये जताता है कि खड़गे से वो हार मान चुके हैं और खड़गे जो आलाकमान है उनके पसंदीदा उम्मीदवार हैं। और आप समझिए कि ये कम से कम 22 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा होगा कि कांग्रेस का कोई अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर होगा। कुल 9800 डेलीगेट पूरे देश में मतदान करेंगे आज अपने अध्यक्ष को चुनने के लिए। जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, जो राज्य की राजधानियाँ हैं, राज्य की राजधानी में जो कांग्रेस कमेटी का जो दफ्तर है वहाँ पर पोलिंग बूथ बनाया गया है। इसके अलावा जैसे कि आपने कहा कि राहुल गांधी जो यात्रा पे अभी हैं, तो वहाँ पर बेल्लारी में उन लोगों के लिए बूथ बनाया गया है जहाँ 47 डेलीगेट्स राहुल गांधी समेत वोटिंग करेंगे। तो ये एक तरह से कांग्रेस के लिए, अगर हम कहें कि कांग्रेस के इतिहास में 22 वर्षों के बाद पहला ऐसा अध्यक्ष होगा जो गांधी परिवार के बाहर होगा, चाहे वो शशि थरूर हों या मल्लिकार्जुन खड़गे हों। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि शशि थरूर का जो बयान था कि हमें खड़गे के अध्यक्षता में काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी, तो ये दर्शाता है कि शशि थरूर लगभग अपनी हार मान चुके हैं। लेकिन आलोक, भले ही आप कह रहे हैं कि गांधी परिवार से अलग होगा अध्यक्ष, लेकिन रिमोट कंट्रोल जो अथॉरिटी है वो तो गांधी के परिवार के पास ही, ऐसा लोग कह रहे हैं कि उन्हीं के पास होगा, भले ही अध्यक्ष कोई भी हो जाए। ये जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से पहले अशोक गहलोत को बनाया गया, उम्मीदवार बनाने की घोषणा की गई, तो अशोक गहलोत को माना जाता है गांधी परिवार के बहुत ही लॉयल हैं और उनको अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में जो प्रकरण हुआ और राजस्थान में जिस तरीके से छीछा लेदर हुई पार्टी की, उसके बाद अशोक गहलोत को मैदान से हटा करके जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो सब बहुत ही वफादार रहे हैं कांग्रेस के, खासकर गांधी परिवार के वफादार रहे हैं, सदियों से वफादार रहे हैं, तो उनके नाम पर मुहर लगाई गई। और ये कहना
अतिशयोक्ति नहीं होगी कि खड़गे ने भी कहा है कि खड़गे का जो स्टेटमेंट आप कल का पढ़िए कि हमें गांधी परिवार से जब हम अध्यक्ष अगर मैं बनता हूं तो गांधी परिवार से सलाह मशविरा लेने में मुझे कोई शर्म नहीं होगी। तो ये खड़गे का बयान है। तो ये दर्शाता है कि खड़गे जो है गांधी परिवार की पसंद है और उनके इशारों पर या उनके निर्देश पर उन्हें काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन खड़गे की उम्र को देखते हुए, और एक आखिरी सवाल आलोक की, कांग्रेस की जो स्थिति है पूरे अभी राष्ट्रीय स्तर पे, कितना कुछ उसको मजबूती प्रदान कर पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे? देखिए, खड़गे की उम्र, मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र 80 वर्ष के लगभग है। आप युवाओं की बात करते हैं, आप युवाओं को जोड़ने की बात करते हैं, आप एक पार्टी को युवा चेहरा देना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे लीडर हैं, सचिन पायलट हों, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पार्टी से बाहर चले गए, आरपीएन सिंह जो युवा चेहरा थे वो पार्टी से बाहर चले गए, जितिन प्रसाद जो थे पार्टी के युवा चेहरा वो पार्टी से बाहर चले गए। तो एक युवा जो उनके पार्टी के अंदर जो युवा चेहरा होना चाहिए या युवा नेतृत्व होना चाहिए, उसका खासा अभाव है। और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो उम्र है 80 साल के करीब में, अब उनसे आप कैसी जोश या कैसे आप एक जो युवा नेतृत्व की अगर बात करते हैं तो एक 80 वर्ष का आदमी किस तरीके से युवाओं को प्रेरित कर सकता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबर की तरफ। बीजेपी ने हिमाचल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी के उम्मीदवारों के चयन के लिए बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक बुलाई है। दिल्ली में आज होने वाली इस बैठक में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम तय करेगी, जिसे केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्य बीजेपी अध्यक्ष सहित प्रमुख नेता शामिल होंगे। गौरतलब है कि बीजेपी अगले 2 से 3 दिनों में उम्मीदवारों के चयन की पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहती है। हिमाचल में एक ही चरण में पूरे प्रदेश में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, वही सवाल आज मुझे लगता है हिमाचल के जो नेता चाह रहे होंगे कि उन्हें वो सारी चीज़ें मिलें, टिकट्स मिलें। क्या कुछ क्राइटेरिया, क्या कुछ नॉर्म्स होंगे बीजेपी के सामने? देखिए, बीजेपी में चयन की एक प्रक्रिया है उम्मीदवारों की, उसमें जिला स्तर पर एक फीडबैक लिया जाता है। संगठन उन नामों को जिला स्तर से राज्य स्तर पर भेजता है और राज्य जो बीजेपी कोर ग्रुप है वो उन नामों के पैनल को केंद्रीय चुनाव समिति के लिए सामने रखता है। तो ऐसे में जब राज्य कोर ग्रुप की बैठक, हम जानते हैं कि व्यस्तता की वजह से ये हुआ कि दिल्ली में ही कोर ग्रुप की बैठक में सब फैसला लिया जाएगा और जो मौजूदा विधायक हैं उनको लेकर पार्टी ने एक फीडबैक तैयार किया, जो सूत्र बता रहे हैं। और ऐसे विधायक जिनकी अपनी लोकप्रियता नहीं है, अपनी लोकप्रियता बहुत कम है या फिर वो अलोकप्रिय है अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, ऐसे विधायकों को हो सकता है कि इस बार मौका न दिया जाए। ये एक तरह से बात सामने आ रही है। तो पहली बात यह है कि जो जनप्रतिनिधि के लिए योग्य उम्मीदवार है वो सबसे अधिक योग्य होना चाहिए विधानसभा स्तर पर, और उसमें लोकप्रियता होनी चाहिए, जनता के बीच उसकी स्वीकारता होनी चाहिए और चुनाव जीतने की एक क्षमता भी होनी चाहिए। ये देखते हुए पार्टी के उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, क्योंकि आप देखें बहुत समय नहीं मिलने वाला है उम्मीदवारों को। तो ऐसे में जिन नेताओं ने पहले से अपने क्षेत्रों में काम किया होगा, जनता के बीच संपर्क बनाए रखा होगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि जब कल चुनाव समिति की बैठक के बाद जो सूची आएगी उसमें हो सकता है कि कई मौजूदा जो विधायक हैं हिमाचल में बीजेपी के, उनको टिकट ना मिले, ऐसे संकेत हैं। क्योंकि पार्टी के लिए प्राथमिकता विनेबिलिटी फैक्टर है, यानी जो सबसे योग्य उम्मीदवार है जो जीत सकता है बीजेपी की तरफ से, उस पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कौन उम्मीदवार अपने विधानसभा क्षेत्रों में, अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में लगातार जनता के संपर्क में रहा है और उसकी लोकप्रियता खूब है, बेहतर है। तो निश्चित तौर पर इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा। दूसरी बात है ये है असीम की जो संकेत मिले हैं, हमारी कुछ नेताओं से बात हुई है, कोशिश ये की जाएगी कि युवाओं को और महिलाओं को एक तरह से ज्यादा से ज्यादा जगह दी जाए। राजनीतिक हालांकि बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, आप भी जानते हैं, जब उम्मीदवारों का चयन होता है तब कई सारे फैक्टर देखे जाते हैं, लेकिन प्रयास ये होगा कि कुछ नए चेहरे, कुछ युवा उम्मीदवार, कुछ महिला उम्मीदवारों को इस बार चुनाव मैदान में जरूर उतारा जाए। तो यानी आप कुछ नए चेहरे दे सकते हैं हिमाचल विधानसभा में बीजेपी की तरफ से युवा उम्मीदवारों को देख सकते हैं।
आपने सारी बातें कह दी। युवाओं पे फोकस हो सकता है, महिलाओं को भी तवज्जो दी जा सकती है, लेकिन दूसरा एक अहम सवाल ये कि हिमाचल में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर तमाम पार्टियां चुनावी रणनीतियों में लगी हुई हैं। बीजेपी किस तरह से इन रणनीतियों को अमली जामा पहना रही है? असीम, देखिए, अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव से देखें तो इस बार एक फैक्टर अलग है। आम आदमी पार्टी एक नया फैक्टर बनकर चुनाव में उभरने की कोशिश कर रही है हिमाचल में। हालांकि आम आदमी पार्टी की पूरी यूनिट हमने देखा कि राज्य की वो बीजेपी में शामिल हुई, तमाम नेता बीजेपी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी को अपनी यूनिट भंग करनी पड़ी हिमाचल की, तो उनको बहुत झटका लगा है। उनके तमाम नेता वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं या पार्टी छोड़ चुके हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी एक फैक्टर बनने की कोशिश कर रही है हिमाचल में। दूसरी बात यह है कि हिमाचल में एक परंपरा रही है सरकार बदलने की। इस बार बीजेपी का नारा ये है कि रिवाज बदलेगा, सरकार रिपीट होगी, यानी हिमाचल में बीजेपी की सरकार रिपीट होगी। ये बीजेपी को उम्मीद है, क्योंकि उत्तराखंड में भी एक रिवाज रहा सरकार बदलने की, लेकिन हमने देखा कि उत्तराखंड में जब चुनाव हुए तो बीजेपी सरकार की वापसी हुई। तो बीजेपी को यह लगता है कि उत्तराखंड की तरह ही यहाँ भी जो रिवाज है वो बदलेगा और बीजेपी सरकार की वापसी होगी। और इसलिए बीजेपी को लगता है, चूंकि हिमाचल बहुत महत्वपूर्ण राज्य बीजेपी के लिए इसलिए हो जाता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से आते हैं, जेपी नड्डा, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल से आते हैं। प्रधानमंत्री का एक विशेष लगाव रहा है हिमाचल से। प्रधानमंत्री हम जानते हैं कि अपने जो राजनीतिक लंबे जीवन में काफी समय हिमाचल में रहे। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि बड़ी मजबूत बीजेपी की रहने वाली है राज्य। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और इसके साथ ही समय इतना ही है आज के एजेंडा के इस अंक में। बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। हर दिन